नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश की आवाज, मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। ये सर्वे जो आपको बताएगा कि अगर आज चुनाव हो जाएं, अगर आज लोगों से पूछा जाए कि वो किसको वोट देना चाहते हैं, किसको देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, तो आखिर क्या परिस्थिति बनती हुई दिखाई देती है। इंडिया अलायंस आपके सामने है, इधर एनडीए और उसके घटक दल हैं। अभी तक हमने आपको जितना सर्वे दिखाया, एक रीकैप हम कर देते हैं और फिर आज इस सर्वे का आखिरी हिस्सा आप तक हम पहुंचाएंगे। तो अभी तक हम 543 में से 417 सीटों का सर्वे आपको दिखा चुके हैं। आप स्क्रीन पर जो टैली देख रहे हैं उसमें वो आपको नजर आएगी। 417 सीटों में से एनडीए को 214 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन को 147, गैप यहां काफी है, और अन्य को 56। लेकिन अभी भी हाफवे मार्क, यानी जो जादुई आंकड़ा होता है 272 का लोकसभा में सरकार बनाने के लिए, देश की सरकार बनाने के लिए, वहां तक उस दौड़ में अभी फिलहाल एनडीए आगे दिखाई दे रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन क्या वापसी कर सकता है? क्योंकि दो बड़े राज्य आज जिनकी हमें चर्चा करनी है वही तय करते हैं असल मायनों में कि देश में किसकी सरकार बनेगी। हम बात कर रहे हैं 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार की और देश का सबसे बड़ा सूबा 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश। आज हम इन्हीं दोनों राज्यों की चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे बिहार से, लेकिन आपको मेहमानों से हम सबसे पहले मिलवा दें। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हर्षवर्धन जी, स्वागत, तालियों के साथ स्वागत कीजिए जरा मेहमानों का। एक और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हमारे देश के राहुल महाजन जी स्टूडियो में। राहुल जी, बहुत स्वागत है, आप पहली बार आए और आज आपके सामने ये हम इस सर्वे का अंतिम डेटा जो है वो रखेंगे। और सर्वे जिन्होंने किया है, सीएनएक्स से हमारे साथ हैं भावेश झा। भावेश, बहुत स्वागत आपका भी। और एक और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और अपने आप खुद भी सिफोलॉजिस्ट भी हैं, हमारे साथ देवेंद्र शुक्ला जी हैं। देवेंद्र, बहुत स्वागत है आपका। अरे मैं बिहार का डेटा रखूं पहले आपको बता देता हूं बिहार में 2019 में क्या हुआ था, जल्दी से आपको बता दें। तब जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, तो 17 सीटें भाजपा जीती, 16 सीटें नीतीश कुमार जीते, 6 सीटें रामविलास पासवान उनकी पार्टी जीती थी। कुल मिलाकर के 40 में से 39 एनडीए के पास थी। इस बार नीतीश कुमार अलग हो चुके हैं, वहां पर बड़ा इंडिया गठबंधन का कई सारी जातियों के नेताओं का गुलदस्ता भी है। तो क्या बिहार में 2019 जैसा करिश्मा इस बार हो सकता है क्या? पहले मैं एक रिएक्शन आपका जानना चाहता हूं, फिर मैं डेटा खोलूंगा आपके सामने। हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे लगता है कि 2019 जैसा करना तो एनडीए के लिए बहुत कठिन है, क्योंकि एनडीए उस तरह का नहीं रहा और बिहार के समीकरण भी बदले हैं। लेकिन एक बात मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह के जातीय समीकरण अपने पक्ष में किए हैं, उसमें इतना भी ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं होने वाला। यानी ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा कि आपको लगेगा कि 40 में से 39 जीती तो एकदम से साफ हो गई। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी बन के वहां उभरेगी, जो पहले भी थी। हाँ, एनडीए के तौर पर उसको कुछ मुश्किल जरूर हो सकती है। आपने जातीय समीकरण की बात की, कास्ट सर्वे करने वाला और डेटा जारी करने वाला पहला राज्य जो है बिहार बन चुका है। उससे बहुत उम्मीदें हैं इंडिया गठबंधन को, नीतीश कुमार और लालू यादव को। राहुल जी, क्या असेसमेंट है आपकी अभी बिहार को लेकर? देखिए, अगर हम उस तरह से देखें तो इस बार बीजेपी और आरजेडी, माफ कीजिएगा, जेडीयू अलग अलग चुनाव होंगे, अपने अपने उनके गठबंधन होंगे। अगर हम वोट परसेंटेज भी देख लें कि वोट परसेंटेज किसकी क्या रही थी 2019 में, तो भी अगर हम आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू को मिला लें तो वो वोट परसेंट काफ़ी भारी होगी। जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, तो बीजेपी को वहाँ पर मुश्किलें आ सकती हैं, नुकसान होगा, मुश्किलें आ सकती हैं। क्योंकि एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि बिहार में जितना भी शहरी इलाका है उसमें बीजेपी की अच्छी खासी पैठ है। लेकिन क्योंकि वो अब गठबंधन में नहीं होंगे, जेडीयू अलग चुनाव लड़ रहा है, वो आरजेडी के साथ होगा, कांग्रेस साथ होगी, तो उसका असर जो जातीय समीकरण बिहार में है, जो कि आपने देखा कि जिस तरह से जो सर्वे आया, कास्ट सर्वे, वो भी दिखाता है। तो अगर वो जो है जातीय समीकरण चला तो बीजेपी को काफ़ी मुश्किल होगी। इस आज के पहले कमेंट से मैं भावेश को अलग रखूंगा, क्योंकि आपका सर्वे ही दिखाने और डेटा मुझे आपका दिखाना है। देवेंद्र जी, बिहार में 2019 जैसा रिपीट करना परफॉर्मेंस बीजेपी के लिए मुमकिन है क्या? बिहार में मुझे लगता है कि अभी तक जितना हम लोगों ने एनालिसिस की बात की, इसके पहले जो दो कमेंट्स आए राहुल जी और हर्ष जी के, उसमें मैथमेटिक्स पे बड़ा जोर है। लेकिन मेरे विचार से बिहार का जो इलेक्शन है वो मैथमेटिक्स से ज़्यादा पॉलिटिकल केमिस्ट्री पे डिपेंड करेगा। इसको आप दो तरीके से ये समझ लिए कि एक तो बिहार में इस चीज़ पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का प्रदर्शन क्या है, कि अलायंस में कौन कौन सी पार्टियों को
किस किस एरिया की सीटें मिलती हैं। ठीक है। दूसरा ये है कि अभी तक कोई भी इलेक्शन ऐसा नहीं हुआ है कि जहां पे पार्लियामेंट्री इलेक्शन कोई भी ऐसा नहीं हुआ है कि जहां पे अभी जिन घटक दलों की बात की जा रही है कि वो आपस में मिलके और कॉम्बिनेशन बना के इलेक्शन में चले जाएं। मेरा इशारा जो है वो जेडीयू और आरजेडी की तरफ है। तो अगर वो साथ मिलके भी इलेक्शन में आते हैं तो एक संभावना ये भी हो सकती है कि यूपी 2019 में जब आपने देखा था तो दो ऐसी पार्टियां जिनके बारे में सोचा नहीं जाता था कि वो साथ आएंगी, रीजनल फोर्सेस थे, एसपी और बीएसपी साथ में आई थी। लेकिन जो भी उस समय ये सोचा गया था कि बीजेपी को बहुत बड़ा धक्का लगेगा, वैसा हो नहीं पाया था। लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया था कि 50-50 का आंकड़ा आ जाएगा दोनों पार्टियों के बीच में, लेकिन बीजेपी ने लगभग जो है अपना 2014 का ही प्रदर्शन दोहरा दिया गया था। तो मेरा ये मानना है कि बिहार का इलेक्शन बहुत कुछ इस बात पे डिपेंड करेगा कि नरेंद्र मोदी की जो फेस वैल्यू है वो वहां पे पीएम कैंडिडेट के तौर पे क्या किसी और से उसका कंपैरिजन किया जाता है और क्या वो उसकी कार्ड बन पाते हैं या नहीं। आपके लिए आप ये कह रहे हैं कि सब लोग एक हो गए इंडिया गठबंधन में, सारे सब लोग एक साथ जो है मिलकर लड़ेंगे, इससे ये अंदाजा लगा लेना कि बहुत मुश्किलें आ जाएंगी। अभी शायद वो तय ठीक नहीं है जब तक हमें पता ना लगे कौन कहां से लड़ रहा है। एक होके मिल गए हैं, ये पॉलिटिकल अर्थमेटिक है। ठीक है। पॉलिटिकल केमिस्ट्री जो है वो डिपेंड करेगी कि कैंडिडेट एक दूसरे को। चले मैं आपके सामने वोट शेयर रख देता हूं। सबसे पहले हमारे इस सर्वे का बिहार में 39 सीटों पर वोट के हिसाब से क्या अनुपात दिखाई देता है, आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है डेटा। अब तो बिहार का डेटा वोट शेयर का बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 35% वोट हासिल कर सकती है, आरजेडी 19%, जेडीयू 17%, ये 36% हो जाता है, और कांग्रेस को 8% वोट, एलजेपी रामविलास 7% वोट, ये चिराग पासवान वाली पार्टी है, इसको 7% वोट मिल सकता है, और अन्य को 14% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 35% वोट भाजपा का, इसमें आप एलजेपी का वोट जोड़ दीजिए तो ये 42% वोट बन जाएगा, और आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का वोट जो है अगर आप उसको जोड़ देंगे तो 36 और 8 44% वोट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। तो वोट परसेंटेज में इंडिया गठबंधन आपको भारी दिखाई दे रहा है। लेकिन हमने कई बार देखा है कि वोट शेयर जिस तरीके से हमको बटा हुआ दिखाई देता है, जब सीटों की नौबत आती है तो काफी उलटफेर हो जाता है। क्या ऐसा बिहार में हो रहा है? क्या ऐसा हमारे सर्वे में होता हुआ दिखाई दे रहा है? एक क्लैरिफिकेशन दे दूं, इसमें जो अदर्स में है उसमें दो छोटी पार्टियां जो एनडीए के साथ हैं, जिसमें तो अदर्स वाला वोट भी, हाँ वो एनडीए के साथ, वो भी एनडीए का, तो फिर तो लगभग बराबरी का वोट हो गया। लगभग बराबरी का वोट शेयर है। अदर्स में जो एक पशुपति कुमार पारस की पार्टी और हम जीतन राम मांझी की पार्टी, वो दोनों अदर्स में आ रहे हैं, तो वो दोनों एनडीए के साथ है, और उनका एक सर्टेन वोट शेयर है किसी ब्लॉक में, तो वो एनडीए को जाती हुई दिख रही। उपेंद्र कुशवाहा की भी तो पार्टी इसमें, हाँ बिल्कुल, उपेंद्र 3 पार्टी है बिल्कुल। चलिए तो अब जरा ये हमने क्योंकि अब ये डेटा दिखाया आपको वोट शेयर का, बिहार में इस बार बहुत बड़ा मुद्दा बना है जाति सर्वे, और नीतीश कुमार ने सर्वे कराया, बड़ा लड़के कराया, कानूनी लड़ाई लड़ी, उसके बाद डेटा जारी किया है। अब वो इस डेटा का करेंगे क्या और चुनाव में कैसे इस्तेमाल करेंगे ये तो अभी हमें देखना होगा, लेकिन उस डेटा की एक बार बात करनी चाहिए जब हमको वोट शेयर पता चल चुका है किस पार्टी को कितना वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपके सामने अब हम जल्दी से कुछ जातियों का वोट शेयर दिखाने जा रहे हैं, जो हमारे सर्वे में पता लगा कि कौन सी जाति किस हिसाब से वोट कर रही है किस पार्टी के लिए या किस नेता के लिए। पहले आपके सामने उन जातियों का वोट आएगा जो माना जाता है कि ये इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करने वाला हमारा सामाजिक हिस्सा हो सकता है। तो सबसे पहले यादव समाज का वोट जो है वो आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है अब, और मैं आपको यह भी बताता रहूंगा कि इस कास्ट सर्वे में कितनी हिस्सेदारी जो है वो मिली। तो यादव समाज 14%, 14.2% उसका हिस्सा था पॉपुलेशन के अंदर, और वोट में आप देखेंगे तो वो 75% तक इंडिया गठबंधन को वोट करता हुआ दिखाई दे रहा है। लालू यादव के नाम पर साफ वहां वोट जा रहा है, 75% वोट में कोई टूट होती हुई दिखाई नहीं दे रही। मात्र 15% यादव वोट जो है वो मिल सकता है इंडिया गठबंधन को नरेंद्र मोदी के नाम पर। लेकिन ये जो आखिरी बैस्टियन जो होती है किसी भी पार्टी की, भाई ये वर्ग तो नहीं टूट सकता। क्या ये वर्ग इससे ज्यादा बिखर सकता है? इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। इसके आगे हम लोग बात कर लेते हैं कोयरी समाज की। कोयरी मतलब कुशवाहा समाज। कुशवाहा समाज का जो रिप्रेजेंटेशन है पॉपुलेशन में वो 4% का है, और आप देखेंगे तो ये कोयरी या कुशवाहा समाज ये बिल्कुल बटा हुआ आपको दिखाई देगा। 42% एनडीए की तरफ झुकता हुआ दिखाई देता है, 47% ये इंडिया गठबंधन की तरफ झुकता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जो तीसरा वर्ग है वो बहुत महत्वपूर्ण है।
क्योंकि ये नीतीश कुमार का अपना वर्ग है। ये कुर्मी जाति की मैं बात कर रहा हूं। कुर्मी जाति का लगभग 3% वोट माना जाता है बिहार में, और कुर्मी वोट जो है पूरा एक तरफा इंडिया गठबंधन की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 81% कुर्मी वोट जो है वो इंडिया गठबंधन को मिलता दिखता है, 7% कुर्मी वोट वो एनडीए के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये आप जिसे कह सकते हैं, ये जो पक्के वोट बैंक थे इंडिया गठबंधन के या जेडीयू आरजेडी के, उसमें कहीं से कोई टूट दिखाई नहीं दे रही। मैं मुस्लिम वोट भी आपके सामने रख देता हूं। 17.5% के करीब मुस्लिम वोट है बिहार के अंदर, और इसमें कहीं कोई आश्चर्य नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं जानने के लिए कि मुस्लिम क्या सोच रहे हैं चुनाव की दृष्टि से। 88% तक इंडिया गठबंधन को, अन्य को 10%, एनडीए को मात्र 2%। बार बार जब ये डेटा आता है तो जो लोग ये कहने वाले होते हैं कि बीजेपी को 8% वोट भी मिलता है मुसलमानों का, तो वो कहाँ से मिलता है ये एक बार कहीं से पता चल जाए, क्योंकि यही 2%, 3% जब सर्वे हम करते हैं तो यही डेटा सामने आता है। तो ये इंडिया गठबंधन का वोट बैंक था आपके सामने, जो इंटैक्ट दिखाई दे रहा था। हर्षवर्धन जी। नहीं, इसमें सौरभ जी 2-3 मोटी मोटी बातें हैं जो मुझे लगता है कि शायद भावेश जी आगे क्लैरिफाई भी करें। पहली बात तो ये कि जाति जनगणना जब हो गई नहीं, तो अब बड़ा स्पष्ट हो गया है कि नीतीश जी की जाति जो कुर्मी है वो सिर्फ 2.5% है, और 2.5% वाले नीतीश कुमार को हर कोई इतना कुछ दे देगा नेता के तौर पर। अगर हम देखें नीतीश लालू जी को मिला लें, ये मुझे थोड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि अगर कुर्मी दे रहा है और कुशवाहा भी उन्हीं के साथ जा रहा है, तो इसका मतलब कि हम डिस्काउंट करके चल रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जो ताकतवर नेता हैं, जो इतने ताकतवर हैं, नीतीश जी के साथ थे, अलग गए, पार्टी बनाया, फिर लौटे, उनको अध्यक्ष बना दिया, और फिर जिसको कहते हैं ना कि उनको सारी ताकत दे दी, फिर लगा कि नहीं साथ में रहेंगे, वो टूट के चले गए। मुझे लगता है कि कुशवाहा मतदाता इंडिया के साथ नहीं रहने वाले हैं। गठजोड़ में ये वोट जो दिख रहा है वो मुझे नहीं दिखता है किसी भी स्थिति में। दूसरा, जब हम जातीय जनगणना के बाद की बात करते हैं तो एक वर्ग जो अनारक्षित है वो बहुत क्लियर कट है, उसको दिख रहा है कि जाति विद्वेष फैलाने की कोशिश होती है, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी को देख रहा था, देखेगा। लेकिन जो दूसरा वर्ग है जिसको लगता था कि हमारे नेता तो ये हैं जो सोशल जस्टिस करते थे, अब उनको दिख रहा है 2 ब्लॉक, एक ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग, एक ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग। वो जो 27 और 36% की लड़ाई है वो मुझे इंडिया गठजोड़ को इतने मतों के साथ जाती हुई नहीं दिखती है, ये मुझे स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। और ये अभी वहां आप लोगों से बात कीजिए, पासवान कह रहा है हमारा वोट हमारी जनगणना में मतदाता काट दिए, कुशवाहा कह रहा है हमारे मतदाता काट दिए, भूमिहार तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हमको तो एकदम से आउट कर दिया, हमारा पता ही नहीं है, इतने लोग हमारे घर में थे, कहां गिन के चले, गणक आए कहां और किसको गिन के गए। मुझे लगता है कि ये चीजें चुनाव आते आते असर दिखाएंगी, और ये आंकड़ा जो अभी बहुत ज्यादा वो पूरा का पूरा बंच दिख रहा है, क्योंकि अगर वो बंच दिखेगा तब तो फिर कोई चुनाव ही नहीं। इंडिया गठबंधन का बंच है। अभी मैं आपके सामने अभी एनडीए का भी दिखाऊंगा कि एनडीए का जो अपना पक्का वोट बैंक है, क्या उसमें कहीं कोई सेंधमारी हो रही है नहीं। लेकिन आपने सवाल किया तो भावेश का क्लैरिफिकेशन आ जाए। कुशवाहा वोट को लेकर के उनको नहीं लगता कि जितना जैसा आपने लगभग आधा आधा बटा हुआ दिखाया वो होगा? नहीं, ये एक मिथ है कि कुशवाहा वोट नीतीश कुमार को अभी भी नहीं मिला। एक बड़ा सा कुशवाहा वोट का बड़ा तबका नीतीश कुमार को पहले से मिलता जा रहा है और अभी भी मिलेगा, लेकिन उसमें डेंट जरूर रहा है। जब से बीजेपी ने सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बनाया, उसके बाद उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के लिया। हालांकि देखो, उपेंद्र कुशवाहा के आने ना जाने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने जा रहा। आपको पता है उपेंद्र कुशवाहा एक बार पार्टी को अपना मर्ज कर चुके, उसके बाद पिछली बार 2-2 सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, हार गए थे, तो उनके पास बहुत ज़्यादा जमीन बची नहीं। हाँ, लेकिन बीजेपी के लिए जो सम्राट चौधरी और बहुत बड़े असेट्स है, वो जो आपको 42% जो कुशवाहा वोट देके, शायद उन्हीं की मेहनत का नतीजा है। चलिए अब जल्दी से हम एनडीए के यानी बीजेपी और उनके सहयोगी दलों का जो माना जाता है समर्थक वर्ग, वो सर्वे में हमको कैसे वोट करता हुआ दिखाई देता है, उसकी प्रेफरेंस क्या दिखाई देती है, वो आपके सामने हम रख देते हैं। तो मैं सीधे सवर्ण वोटों से शुरू कर रहा हूं। ब्राह्मण जाति का जो हमें सर्वे में रुझान मिला, 75% तक वो एनडीए के साथ है और 8% इंडिया गठबंधन के साथ, 17% अन्य के साथ। ब्राह्मण जाति का मैं बात कर रहा हूं, सर्वे में 75% रुझान दिखाई दे रहा है एनडीए के साथ। कहीं इसमें आश्चर्य की बात नहीं। अब राजपूत जाति की आप बात कर लीजिए, राजपूत समाज के लोग 76% तक एनडीए गठबंधन को अपनी पहली पसंद या पहली प्रेफरेंस जो है वो बता रहे हैं, 12% मात्र इंडिया गठबंधन को। ऐसे ही भूमिहार की बात करते हैं, भूमिहार समाज के लोग 72% तक एनडीए के साथ हैं और केवल 15% इंडिया गठबंधन के साथ। कायस्थ वोट 70% एनडीए, 13% इंडिया अलायंस। और वैश्य समाज का वोट, वैश्य समाज को बिहार में ओबीसी में रखा जाता है वैसे, 81% एनडीए, 81% सबसे बड़ा वोट का चंक जो है वो शायद यही है, और 10% इंडिया। तो 70 से 80% के बीच में आप देख रहे हैं ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ
और वैश्य समाज जो है वो इंटैक्ट है। अब सवाल ये है कि इनका गणित क्या कहता है, इन ताकत है कितनी वोट की। ब्राह्मण वोट 3.7%, वैश्य वोट 2.3%, भूमिहार वोट लगभग 3%, राजपूत वोट 3.5%, कायस्थ वोट 0.6%। लेकिन ये जो 10-12% का वोट है देवेंद्र जी, ये खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है एनडीए बीजेपी के साथ। बिल्कुल ठीक है कि ये ट्रेडिशनली बीजेपी को वोट करता है, लेकिन ये दोनों ही आंकड़े जो आपने इंडिया और क्या कहते हैं एनडीए के लिए दिखाए, उसमें मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल भी है और एक तरीके से मेरी जिसे कहते हैं जिज्ञासा भी है कि ये हम पहले से मान के ही चल रहे हैं कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो होगा उसमें भी जो वोटिंग का पैटर्न है वो पूरी तरीके से जातिगत उम्मीदवारों इन पर निर्भर करेगा। मेरा एक बड़ा सिंपल सा देखिए ऑब्जर्वेशन ये है कि क्या नीतीश कुमार को बिहार से जो इंडिया गठबंधन है उसमें पॉलिटिकल मतलब पीएम कैंडिडेट के रूप में स्वीकार कर लिया गया है? अगर नहीं तो फिर कुर्मी या कोयरी, जिस वोटर की बात आप कर रहे हो, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, ये एग्जैक्टली जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से वोट करेगा तो नरेंद्र मोदी कोई ऐसा तो है नहीं कि अपर कास्ट कैटेगरी से आते हैं, वो भी तो ओबीसी समाज से ही आते हैं। दूसरा है कि बिहार के पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो वहां पे हमेशा ये देखा गया है कि ओबीसी का डिवीजन दो तरीके से है कि वहां पे कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा इस तरीके से करके मत देखिए। जब नीतीश कुमार ने ईबीसी और एमबीसी ये दो चीजें अलग की तो ओबीसी का डिवीजन वहां पे दो बड़ा सिंपल तरीके से है जो किसी स्टेट में आमतौर से देखने को नहीं मिलता है। वो सिंपल है कि ओबीसी विद यादव और ओबीसी नॉन यादव। तो जब आप एक पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन के रूप में अगर इलेक्शन में आते भी हैं तो क्या नीतीश कुमार को ओबीसी समाज जो है वो अपना पीएम कैंडिडेट देख के नरेंद्र मोदी के मुकाबले बेहतर तरीके से वोट करेगा? ठीक है, तो ये देखना पड़ेगा। दूसरा है कि जब अभी तक ये देखा गया एक बार बस आप, चूंकि आपकी बात को अगर आर्टिकुलेट करने की कोशिश करूं, आप ये कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी के सामने बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को भी एक उम्मीदवार के तौर पर स्वीकार किया तब तो ये वोट उस तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। हाँ। नहीं तो ये वोट टूटेगा। हाँ, लेकिन ये स्पष्ट रूप से देखा गया कि अभी तक इंडिया गठबंधन में ऐसा कोई चेहरा जो है वो तय करने की बात नहीं हुई है। नीतीश कुमार बार बार कहीं ना कहीं इसके लिए प्रेशर बनाते भी दिखे हैं, नाराजगी भी दिखाई है अलग अलग प्लेटफॉर्म। आप कह रहे हैं इंडिया का वोट बढ़ना चाहिए जितना दिख रहा है उससे? निश्चित रूप से। ठीक, चलिए हम अब जल्दी से दलित वोट भी आपको दिखा देते हैं, तो हमारा ये जातियों को लेकर के जो सर्वे हुआ था वो हमारा पूरा हो जाएगा। तो आप दलित समाज में देखें तो पहले पासवान समाज 75% तक वो एनडीए के साथ है। इसमें रामविलास पासवान की लेगेसी, उनके बेटे उनके भाई दोनों चुनाव में होंगे। इसके अलावा दलित रविदास वो 46% एनडीए, 33% इंडिया। और दलित मुसाहार जिससे आते हैं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, उनका समाज जो है 65% एनडीए के साथ है और 19% इंडिया गठबंधन के साथ है। तो इसमें आप देखिए 65 से 70% जो दलित वोट है वो खुल करके ऐसा लगता है कि वो एनडीए के साथ जाता हुआ हमको दिखाई देगा। क्योंकि हमें एक ब्रेक भी लेना पड़ेगा, उस समय चाहता हूं हमने जितनी अभी बात की है, क्या हमारी ऑडियंस में बिहार से कोई लोग हैं? जी, तो आप एक सवाल यहां से एक ये भी आया था, क्या नीतीश कुमार को बिहार के लोग उम्मीदवार के तौर पर देखते हैं प्रधानमंत्री के? नमस्कार सर, मेरा नाम आदित्य है, जर्नलिज्म का छात्र हूँ। आपने जैसे पूछा कि बिहार के मुख्यमंत्री पीएम कैंडिडेट के रूप में, मुझे नहीं लगता। क्यों? सर वो इंडिया गठबंधन के उन्होंने इंडिया गठबंधन में अपना भागीदारी दिखाई है। उनका ही कहना है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। उनका खुद का वोट परसेंटेज 3% है, उनकी पॉपुलेशन सिर्फ 3% है और बिहार के सीएम है और काफ़ी समय से सीएम है। तो ये बात जो कहते हैं वो नहीं हो पाता। और फिर वो पहले कैंडिडेट पीएम के रूप में देखे जा रहे थे और दिल्ली आ रहे थे। ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं? दे दीजिए माइक। जी नमस्कार सर, मेरा नाम आयुष है। उनके दल बदलू नेचर के कारण। अच्छा, एक पर्टिकुलर पार्टी में फिक्स नहीं रहते, अपनी विचारधारा पे वो सीमित नहीं रहते, कभी इसमें जाते हैं कभी इसमें जाते हैं। तो आई थिंक एक पीएम कैंडिडेट के लिए वो चीज़ सही नहीं है। हाँ जी। कहाँ से आप? बिहार में सुपौल से और मैं पटना में रहता हूँ। पटना में रहता। आप कहाँ से हैं? मुजफ्फरपुर से हैं। राहुल जी, राय बड़ी साफ है और ये तो नौजवान है। मैं दूसरी तरह से इसको एक देखता हूँ। देखिए, कोई गठबंधन किस तरह से अपने वोटर्स को देख रहा है या वोट बैंक को देख रहा है, उसकी एक बड़ी झलक होती है कैबिनेट कैसी है। अगर हम नीतीश सरकार की कैबिनेट की तरफ ध्यान दें तो हम देखेंगे 8 जो पद हैं वो यादव्स के पास हैं, ठीक है। उसके बाद 5 मुस्लिम्स के पास हैं। उसके बाद 5 पद जो हैं वो शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट्स के पास हैं। इसी तरह से अगर हम जो अगड़ी जातियाँ आप बोलते हैं, 2 पद जो हैं राजपूत के पास हैं, 1 भूमिहार के पास है, 1 ब्राह्मण के पास है और 6 दलित के पास है।
तो इससे बहुत कुछ राजनीति साफ होती है कि वो क्या करना चाहते हैं, वो किस तरह से देखते हैं इसको, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन उन्होंने अपने कैबिनेट में दिया है और वो अपने वोट बैंक को उसी तरह से देखते हैं जैसे वो कैबिनेट बनाते हैं। ठीक है, तो उससे बहुत साफ हो जाता है वो किन वोटों की तरफ देख रहे हैं या किसकी तरफ देख रहे हैं। एक बात बहुत साफ है जो हमारे एक सहयोगी ने भी कही कि वोट किस पे होगा, क्या वोट जो है प्रधानमंत्री के चेहरे पे होगा या प्रधानमंत्री कौन बनना है, किसको बनाया जाना उस पे होगा। अगर ये बात आई और इस तरह से वोट हुआ तो जरूर एनडीए जो है पूरी तरह से स्वीप करेगा। बिल्कुल, अगर क्योंकि नरेंद्र मोदी के काम और उनकी छवि ये दोनों ही ऐसी चीजें हैं जो कि लोगों को लुभाता है, लोगों को पसंद है। लेकिन अगर जातीय समीकरण के हिसाब से वोट हुआ तो एनडीए मुश्किल में आएगा। चलें सर, ठीक। अभी तक हमने वोट परसेंटेज की बात की, जातियों का वोट किधर जा सकता है उसकी चर्चा की। अब हम सीधे आपको सीटें बताएंगे कि आखिर जो बिहार में इतने दल हैं ये कितनी सीटें जीत सकते हैं। हमने आपको बताया एनडीए के पास 39 सीटें थी, मात्र एक सीट वो कांग्रेस पार्टी के पास थी ऑपोजिशन के दलों में से। इस बार का सर्वे क्या बता रहा है बिहार की 40 सीटों को लेकर, ये सारा डेटा आपके सामने होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।